नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आई है और यह खबर बहुत इंटरेस्टिंग है। खबर यह कहती है कि दुनिया भर में भारत के खिलाफ लगातार नफरत जो है या हेट स्पीच जो है वो बढ़ती चली जा रही है। भारतीयों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, यह तो बताने की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में जुलूस निकला तो वो बेसिकली भारतीयों के खिलाफ था जो भारतीय वहां जाके रहते हैं, और उसके बाद लंदन में भी जो जुलूस निकला उसमें भारतीयों का मुद्दा बहुत बड़ा था। हालांकि हिंदुस्तान में जो भक्त थे वो इस बात की खुशी मना रहे थे कि जिस बंदे ने निकाला था वो एंटी मुस्लिम है, तो वो मुसलमानों के खिलाफ था, लेकिन माइग्रेंट्स के खिलाफ था। जिन माइग्रेंट्स के घर के सामने से या दफ्तर के सामने से वो गुजरा होगा, कभी जाकर उनसे पूछिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर आप देखते हैं कि लगातार भारतीयों को लेकर खराब पोस्ट, गंदी पोस्ट, रेसिस्ट पोस्ट लगातार पड़ रही हैं। एक अध्ययन यह बता रहा है कि ट्विटर पर 680 पोस्ट निकाल के देखी गई, एंटी इंडिया पोस्ट, और उसकी अगर आप रीच देखेंगे तो वो 281 मिलियन रीच थी। यानी 680 पोस्ट 281 मिलियन लोगों तक पहुंची। यानी आप कह सकते हैं कि ज्यादातर पोस्ट वायरल हुई। अब इसको लेकर बड़ी दिक्कत होगी, इसको लेकर लोग बड़े सवाल पूछेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया भी सवाल पूछ रहा है कि भाई भारतीयों के ऊपर इतना ज्यादा प्रहार क्यों हो रहा है, भारतीयों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों हो रहा है। कहने में बुरा लगता है, लेकिन जरा एक मिनट रुक कर सोचिए कि जो कुछ चल रहा है, क्या उसके लिए भारत के अंदर जो तमाशा हो रहा है वो जिम्मेदार नहीं है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, ये तस्वीरें इंदौर की हैं। इंदौर को मिनी बॉम्बे कहा जाता था। बॉम्बे केवल इसलिए नहीं है क्योंकि वहां बिजनेस है और बाकी सारा कुछ है। बॉम्बे इसलिए है क्योंकि मेट्रो कल्चर है, सभी धर्मों के लोग वहां पर रहते हैं, और जो रिलेशंस हैं वो इंटर रिलीजनल भी हैं। दोनों धर्मों के लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, और भी बहुत कुछ है। पारसी समुदाय बहुत छोटा सा है, उसके साथ भी किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। मुंबई को एक जमाने में इसी बात के लिए जाना जाता था, इंदौर को भी इसी बात के लिए जाना जाता था। लेकिन आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो मुसलमानों के बहिष्कार की है। बाकायदा पोस्टर्स हैं लोगों के हाथ में, जुलूस निकल रहे हैं मुसलमानों के बहिष्कार के। वहां की एक भारतीय जनता पार्टी की सांसद के बेटे ने बाकायदा बयान दिया कि एक बाजार है जहां से मुस्लिम जो काम करने वाले हैं उनको बाहर निकाला जाए। मैंने पहले भी इस पर वीडियो किया था। 40 साल से जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, मतलब 15-16 साल की उम्र में काम शुरू किया, 55-56 के हो गए हैं, उन लोगों को दुकानों से निकाला जा रहा है। 40 साल में उनसे दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अब जबकि बीजेपी की डबल ट्रिपल इंजन सरकार है तो उनसे दिक्कत हो रही है, उनको निकाला जा रहा है। और ये तो एक एग्जाम्पल है। आपको याद होगा कि मेरठ में एक घर बन रहा था, एक सोसाइटी बन रही थी, और उसमें यह आया कि केवल मुसलमानों को घर दिया जाएगा। उस पर तमाशा हो गया, कोर्ट में केस हो गया, जो बिल्डर था उसकी गिरफ्तारी की बात आ गई, क्या क्या हो गया। लेकिन थोड़ा पीछे जाइए, गुजरात से और बाकी जगहों से कितने किस्से हमने सुने हैं कि एक मुसलमान ने सोसाइटी में घर खरीद लिया और सारे लोग उस सोसाइटी के डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर, पढ़े लिखे लोग, महिलाएं सड़क पे उतर गईं कि हमारी सोसाइटी में कोई मुसलमान नहीं रह सकता है। तो अगर मुसलमानों ने अपने लिए एक सोसाइटी बनाने की बात की तो वो अपराध हो गया। लेकिन हिंदुओं की किसी कॉलोनी में अगर किसी एक मुसलमान ने घर ले लिया तो वो भी अपराध हो गया। उसके खिलाफ जुलूस निकलता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, सरकार बिल्कुल खामोश रहती है। इंदौर की घटना देखिए, मुसलमानों के बहिष्कार का नारा सीधे सीधे संविधान के खिलाफ है, लेकिन पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है। दिग्विजय सिंह खुद गए थे इस मामले में हस्तक्षेप के लिए, उसके बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। विधायक के बेटे के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, और खासतौर पे तब जब सरकार उन्हीं की है। विदेशों में जब मामला उठता है कि अल्पसंख्यकों के साथ भारत में भेदभाव हो रहा है, तब हमारे जो वहां पे प्रतिनिधि होते हैं बड़े ऊंचे ऊंचे स्वरों में कहते हैं कि हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन यहां तो साफ साफ वो भेदभाव दिखाई देता है। कोई कश्मीरी छात्र पढ़ने आता है और किसी बहाने उसको मार दिया जाता है, हाथ पांव तोड़ दिए जाते हैं, कभी सर तोड़ दिया जाता है, घायल किया जाता है, हर तरीके से परेशान किया जाता है। गरबा होता है तो आदेश निकाला जाता है कि कोई मुसलमान जो है उसमें नहीं आ सकता है, और उसके बाद गरबे के अंदर मुसलमानों की वेशभूषा पहन के घटिया डांस किए जाते हैं, मजाक उड़ाया जाता है।
कितने एग्जाम्पल दूं मैं? मणिपुर का देख लीजिए, छोड़ दीजिए थोड़ी देर तक मुसलमानों को। मणिपुर में जाने कितने ईसाई मार दिए गए। कहीं से कोई आपने सुना कि कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा बीजेपी का आदमी खड़ा होकर बोले कि ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ जो हुआ वो गलत हुआ? नहीं, आपको नहीं दिखेगा। उसको भी लगातार हिंदुत्व का मामला बनाने की कोशिश की गई। नतीजा यह कि 2-2.5 साल से मणिपुर जल रहा है, अभी भी वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। एक और अल्पसंख्यक समुदाय है बौद्ध, जो अभी तक बचा हुआ था। लद्दाख में रहने वाले बौद्ध, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद आप उसको भी विलन बना रहे हैं। और मुसलमानों के खिलाफ तो कोई गिनती ही नहीं है। ट्रेन में कोई नमाज पढ़ ले तो उसकी लिंचिंग हो जाएगी। ट्रेन में किसी के टिफिन में नॉनवेज निकल जाए तो लिंचिंग हो जाएगी। रोज भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बयान देगा, मुसलमानों से सामान ना खरीदें, उनका बहिष्कार करें। जिनको इतिहास पता है उनको हिटलर का जमाना याद आएगा। वहां भी यहूदियों के खिलाफ इसी तरह परसिक्यूशन शुरू हुआ था कि उनकी दुकानों से सामान ना खरीदें, अपनी दुकानों से उनको सामान ना खरीदने दें, नौकरी ना करने दें, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं बड़े शान के साथ कह सकता हूं कि भारत और जर्मनी में जमीन आसमान का फर्क है। भारत में आज भी न केवल हमारा विपक्ष सेकुलर है, बल्कि हमारे देश के नागरिकों का, बहुसंख्यक नागरिकों का बड़ा हिस्सा भी सेकुलर है, जो इस तरह की बेवकूफ़ी की बातों को नहीं मानता है। लेकिन सवाल तो यही है कि सत्ता पक्ष जो है वो तो ये सब कर रहा है। वेज नॉनवेज पर आपके यहां विवाद हो जाएगा। अभी मैं पढ़ रहा था, मुझे हंसी आई कि बंगाली दुर्गा पूजा का कोई पंडाल था, वहां नॉनवेज बिक रहा था, वहां जाके लोग तमाशा करने लगे। इनको पता ही नहीं है कि बंगाल की परंपरा में आप कहीं भी जाएं, किसी भी शहर में जाएं, अगर बंगालियों का दुर्गा पूजो पंडाल होगा तो वहां पर आपको एग रोल भी मिलेगा, चिकन रोल भी मिलेगा, मटन रोल भी मिलेगा। यह इतना बड़ा देश है कि यहां अलग अलग तरीके की संस्कृतियां होती हैं, लेकिन कुछ लोग एक ही तरह की संस्कृति लागू करने की कोशिश करते हैं। जमीन पर जो हो रहा है वो तो आप जानते हैं। किस मुंह से दुनिया के सामने मैं कहूं कि हमारे यहां भेदभाव नहीं होता है, जबकि एक पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, रामपुर के बड़े नेता आजम खान साहब को मुर्गी चोरी जैसे आरोप में जेल में सड़ाया जाता है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता होगा कि 2 साल से ज्यादा वो जेल में पड़े रहते हैं ऐसे बेकार के आरोपों के चलते। उनकी गलती यह कि उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनवाया। अगर मस्जिद बनवाते तो शायद नहीं होता। आप देखिए, अयोध्या में फैसला आता है राम मंदिर बनने का। चंद्रचूड़ साहब जो कह चुके हैं उस पर तो मैं क्या बात करूं। उस पर एक प्रोफेसर साहब ने कहा है, ला के बड़े विद्वान ने, कि इस पर तो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लग सकती है उस पूरे फैसले पर। लेकिन अभी उसको छोड़ दीजिए। उस फैसले का एक और हिस्सा था जिसको सब लोग भूल चुके हैं, कि मुसलमानों को जमीन दी जाएगी मस्जिद बनाने के लिए। अभी बीच में एक आरटीआई से जानकारी यह लगी थी कि मुसलमानों को जो जमीन देने की बात की गई थी, जिन डिपार्टमेंट्स के पास जमीन है वो दे ही नहीं रहे हैं। तो मंदिर बन के तैयार हो गया, लेकिन मस्जिद का कहीं नामो निशान नहीं है, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। बुलडोजर आप देख लीजिए, बरेली में आई लव मोहम्मद के नाम पर विवाद होता है, और अब ये आ रहा है तौकीर रजा के रिश्तेदारों के घर बुलडोजर चल रहा है, उनके घर बुलडोजर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 6 महीने की नोटिस दिए बिना, बाकी सब कुछ किए बिना, उसको अदालत में जाकर अपनी बात रखने का मौका दिए बिना आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। लेकिन बुलडोजर चल जाते हैं। मुसलमानों के घर जब बुलडोजर चलना होता है तो चल जाते हैं। यह तो रहा जमीन का सवाल। जमीन पर रोज जो तमाशा हो रहा है वो तो है ही। जरा आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर, हमारे जैसे लोग अगर इस तरह की चीजों के खिलाफ लिखें तो गाली पड़ती है, मुसलमान होगा, कटुआ होगा। मुसलमान होना कोई अपराध है? मैं एक हिंदू के घर पैदा हुआ इसलिए हिंदू हूं। अगर किसी मुसलमान के घर पैदा होता तो मुसलमान होता। ट्विटर पर अपने नाम के साथ आप अंग्रेजी में नाम लिखिए तो कोई आपको नहीं कहेगा आप ईसाई हैं। लेकिन अगर उर्दू में अपना नाम थोड़ा सा लिख दीजिए तो उसके बाद उर्दू भी मुसलमान हो गई। जिस भाषा में रघुपति सहाय, फिराक, गोरखपुरी जैसे शायर हुए हैं वो मुसलमानों की भाषा हो गई। राहुल गांधी को सीधे सीधे बीजेपी का प्रवक्ता बैठकर टीवी चैनल पर गोली मारने की धमकी देता है और इस देश में वो खबर नहीं बनती। और वो तो बीजेपी का प्रवक्ता है, उसके अलावा कितने ही बीजेपी के ट्राल्स राहुल गांधी के लिए इस तरह की बातें लिखते रहे हैं कि जो तुम्हारी दादी का हुआ, जो तुम्हारे बाप का हुआ, वही तुम्हारा भी हाल होगा।
ये टेरर धमकियां सीधे सीधे सोशल मीडिया पे दी जाती हैं। गजा के बच्चों के मरने की खबर आती है और उसको जाकर लोग सेलिब्रेट करते हैं, मजा लेते हैं, खुश होते हैं। इंसान तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि कोई इंसान किसी बच्चे के मरने पर खुश नहीं होता, लेकिन होते हैं। दिन रात ट्विटर पर बैठकर आई सपोर्ट इजराइल करते हैं, जबकि इजराइल से उनका कोई लेना देना नहीं है, यहूदियों से उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर ये भक्त कभी जाएंगे इजराइल तो इनको भी उसी भेदभाव का सामना करना पड़ेगा जिस भेदभाव का सामना वहां बाकी लोग करते हैं। और इसके उलट पूरे मिडिल ईस्ट में हिंदुस्तानी भरे हुए हैं। ओमान में, दुबई में, सऊदी अरब में, कहां नहीं मिलेंगे आपको। छोटी से लेकर बड़ी नौकरियां कर रहे हैं और कभी इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आती कि उनके साथ कोई परजिक्यूशन हो रहा हो, उनके साथ कोई भेदभाव हो रहा हो। लेकिन जाकर खड़े होंगे उस इजराइल के साथ जो दुनिया भर में विलन बना हुआ है, उसका साथ देते हुए गजा के लोगों की मौत का जश्न मनाएंगे, गजा के लोगों को गालियां देंगे, अरबों को गालियां देंगे। बहुत सारे तो ऐसे केस आए कि नौकरी कर रहे हैं दुबई में, मस्कट में, और मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं। जिनकी रोटी खा रहे हैं, जिनका नमक खा रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं। और आप ये बताइए कि सारी दुनिया जब ये देख रही है तो फिर आपका सम्मान कहां से करेगी। और यही नहीं रह गया है, जो विदेशों में रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं, शानदार जिंदगी जी रहे हैं, जिनको सारे सुख मिल रहे हैं मॉडर्न लाइफ के, वो यहां का जो तमाशा चल रहा है उसमें हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। जापान की वो महिला याद है ना, जापान में हम इसलिए सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि मोदी जी हैं। अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट जो भारत सरकार बनाती है, कोई कम्युनिस्ट या कोई वामपंथी नहीं बनाता है, कोई सोरोस भी नहीं बनाता है, भारत सरकार बनाती है एनसीआरबी की रिपोर्ट। वो बताती है कि देश में उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। किस मामले में? महिलाओं पर अत्याचार के मामले में। और जापान में बैठ के वो कहती हैं कि जापान में सुरक्षित है मोदी जी के लिए। यूपी की महिलाएं, मध्य प्रदेश की महिलाएं, बिहार की महिलाएं, गुजरात की महिलाएं मोदी जी सुरक्षित नहीं कर पाते हैं, जापान में बैठ के सुरक्षित कर देती हैं। वो जापान में बैठकर सुरक्षित कर देते हैं उनको। आप बताइए, कोई जापानी अगर ये स्टेटमेंट पढ़ेगा तो उसको कैसा लगेगा कि रहते हमारे यहां हो, खाते हमारी हो और गा रहे हो मोदी जी की। यहां इतनी सुरक्षा मिली है, हमें उसका श्रेय देने की जगह मोदी जी को श्रेय दे रहे हो। कैसा लगेगा? क्या करेगा वो? क्या सोचेगा भारतीयों के बारे में? आप सोचिए कि जब कोई यूरोप का बंदा पढ़ता होगा इस तरह की खबरें, इस तरह की गालियां सोशल मीडिया पर, तो क्या इमेज बनती होगी। और उसके बाद रेपिस्ट की इमेज तो बनाई दी है हमने। कोई विदेशी महिला घूमने चले आए, उसके साथ जो व्यवहार होता है दुनिया देख रही है। तो आप जब इतनी नफरत करेंगे, आपके ट्रॉल, सत्ताधारी पार्टी के ट्रॉल्स जो हैं, उनके चाहने वाले जो हैं, वो दिन रात इतनी नफरत फैलाएंगे तो दुनिया में इज्जत कहां से मिलेगी। दुनिया में आपको अगर रेसिस्ट नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। अगर आप अपने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमेशा घटिया हरकत करेंगे तो दुनिया के दूसरे देशों में जहां आपके लोग अल्पसंख्यक हैं, उनकी आवाज उठाने का आपको कोई हक नहीं है। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जो बांग्लादेश से आया था। वहां एक महिला कह रही है, शुभेंदु का नाम लेके कह रही है, शुभेंदु अधिकारी का नाम लेके कह रही है, बेसिकली वो बीजेपी के लोगों को कह रही है कि अपने यहां के लोगों की चिंता कर लो, हमारे लिए भौंकना बंद करो, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भौंकना बंद करो, हम यहां के समाज के हिस्सा हैं। आपको बांग्लादेशी हिंदुओं की चिंता हो जाती है, झूठी खबरें चला देते हैं। पाकिस्तान के हिंदुओं की चिंता हो जाती है, दुनिया भर की चिंता हो जाती है। लेकिन जरा सोचिए कि आप अगर अपने अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा गंदा व्यवहार कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ, बौद्धों के साथ, सिखों के साथ, तो आप किस मुंह से दूसरे देशों में हिंदुओं के बारे में कोई सवाल उठा पाएंगे। जब आपने मुसलमानों को पाकिस्तानी, सिखों को खालिस्तानी, लद्दाखियों को चाइनीज बना दिया है, तो फिर दूसरे देशों में जो हिंदू रहते हैं वो कहां से सुरक्षित महसूस करेंगे। इस देश की इज्जत इसलिए थी क्योंकि यह देश सबको मिलाकर चलता था, अनेकता में एकता की बात करता था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत में सब भाई भाई की बात करता था। उस इज्जत को मिट्टी में मिला दिया गया है। इसलिए दुनिया में डंका बज तो रहा है, लेकिन किसी मोदी का डंका नहीं बज रहा है,
नफरत का डंका बज रहा है, भारत की सारी इमेज का सत्यानाश हो गया है और दुनिया डंका बजा के कह रही है कि यह देश जो है वो बलात्कारियों और हेटर्स का देश है, रेसिस्ट का देश है। अगर देश की इमेज बचानी है ना तो सबसे पहले ये हरकतें बंद करनी पड़ेंगी, वरना सीना पीटते रहिए कि देश की बेइज्जती हो रही है, साजिश हो रही है। लेकिन सच ये है कि 70 साल में देश ने जो सम्मान कमाया था, पिछले 14 सालों में उस सम्मान को कौड़ियों के दाम बेच दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करके चुनाव जीतती रहे। बताइएगा इससे कितना देश का फायदा है और कितना देश का नुकसान। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।